नमस्कार। अगर आपको एनटीए पेपर लीक का मामला एक सरल पेपर लीक का मामला लगता है, आपको लगता है कि कुछ लोगों ने पेपर जो है वो हाथ में ला गया, उसको बेच दिया, उससे पैसे बना लिए, तो आप इस मामले को बहुत गहराई तक नहीं समझ रहे हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उस वीडियो को न एक्सेस कर पाया हो, और आजकल आरएसएस बीजेपी टाइप के कीवर्ड्स होते हैं तो वीडियो कम लोगों तक पहुंचते भी हैं। पर जो मैंने कल के वीडियो में कहा था उसको लेकर अब बहुत सारे खुलासे हुए हैं। सीबीआई जांच में बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जो बताते हैं कि हिंदुत्ववादी इकोसिस्टम इस हिंदुस्तान के पूरे पर्चा कल्चर को प्रभावित कर रहा था। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो सीधे सीधे ये पर्चे उन लोगों के हाथ में दे दिए गए थे जो अपने लोगों को लाभ दे सकें, और उन्होंने दिया भी। कैसे पर्चे की ये यात्रा हुई, कौन कौन लोगों को पर्चे दिए गए, कौन से कानूनों और सिफारिशों को सरकार ने बर्फ में लगा के ये पर्चे गलत जगह पहुंचाने के ऑप्शन खुले रखे, आज इस पे बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि एनटीए जब बनाया गया था और जो इतनी बातें मैं कह रहा हूं, अभी तक कहता आ रहा हूं, वो कैसे एक जगह जाके सिमटती जा रही हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। आज बड़े खुलासे आपके सामने होने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से। इस तस्वीर में केंद्र के शिक्षा मंत्री एक कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ में फोटो में दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा कॉलेज, महाराष्ट्र का मॉडर्न कॉलेज, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी चलाती है। निवेदिता गजानन एकबोटे उसके प्रिंसिपल हैं। उनके साथ में खड़े होकर केंद्र का शिक्षा मंत्री फोटो खिंचा रहा है। फोटो कोई भी खिंचा सकता है, ये बात बार बार आती है, लेकिन यहां मामला दूसरा है। ये मैडम जो एकबोटे मैडम हैं, निवेदिता गजानन एकबोटे, निवेदिता एकबोटे कहेंगे हम, इन मैडम का जो स्कूल है वो चलाने वाली प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में ही एक और मैडम काम करती हैं, उनका नाम है मनीषा गुरनाथ मंधारे। और वो मैडम यहाँ पे पकड़ी गई हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉटनी की प्रोफेसर थी इस कॉलेज में, और उनको चुना गया था एनटीए में पर्चे सेट करने के लिए। अब तक की कहानी से आपको लगता है तो क्या हो गया, एक मंत्री जी के बगल में कोई महिला खड़ी है, उसके कॉलेज की एक टीचर को अगर बना दिया गया। कॉलेज ने ये बयान दिया है कि ये हमको पता ही नहीं था कि उनको बना दिया गया है, क्योंकि ये एनटीए का बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन होता है, सबको बताया नहीं जाता है, तो हमको भी पता नहीं चला। तब तो आप कहेंगे सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती हैं आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती जाती हैं। लेकिन ये जो निवेदिता एकबोटे मैडम हैं, इनके इस कॉलेज की हिस्ट्री को अगर आप खंगालेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें सामने आएंगी। आपने एक नाम सुना होगा मिलिंद एकबोटे का। वो बाकायदा हिंदू अगाड़ी, समस्त हिंदू अगाड़ी नाम से एक संस्था चलाते हैं। उनकी संस्था पे जाने से पहले खुद मैडम के बारे में जान लीजिए। ये बीजेपी युवा मोर्चा में रही हैं, महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट, जो इस अपने ही कॉलेज की प्रिंसिपल है। अपना कॉलेज इसलिए एक संस्था चला रही है, उस संस्था किसकी है वो एक अलग बात है, लेकिन ये उसके प्रिंसिपल हैं। मिलिंद एकबोटे कट्टर हिंदुत्व वाली चीज़ों के लिए पहचाने जाते हैं। और अभी हाल का मामला अगर आप देखें तो प्रेम बिरहाड़े करके एक दलित छात्र था, पिछले साल उसको यूके में नौकरी मिल गई है। उसको कॉलेज से एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए था। उस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को इतना लटकाया गया कि वो यूके जा ही नहीं सका। उसने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उसके साथ अत्याचार किया गया। तो आप कहेंगे कि भाई हिंदुत्ववादी होने का मतलब दलित से नफरत करना तो नहीं होता, लेकिन एकबोटे साहब का इतिहास, मिलिंद एकबोटे साहब का इतिहास बताता है कि दलितों के साथ संघर्ष की इनकी तो बहुत बड़ी कहानी है। आपको याद होगा मामला महाराष्ट्र में जो यलगार परिषद का मामला था, उस मामले में एकबोटे साहब काफ़ी फेमस थे।
मिलिंद एकबोटे के बड़े भाई गजानन एकबोटे ही उस कॉलेज के चेयरमैन हैं जिसमें मिलिंद की भाभी प्रिंसिपल है। तस्वीर एकदम क्लियर है। अब आप भीमा कोरेगांव हिंसा 2018 की याद कर लीजिए। इस विवाद में महार रेजिमेंट ने कभी ब्रिटिश सैनिकों को हराया था, उसकी याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब मिलिंद एकबोटे के इतिहास पे चलते हैं। ये कितने कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन वहां से हम एक कनेक्शन लाएंगे जिससे पता चलेगा कि ये पर्चा बनाने का काम इन मैडम को क्यों मिला होगा। एकबोटे साहब ने एक यलगार परिषद का कार्यक्रम हो रहा था 1 जनवरी 2018 में। 100 साल हो गए थे। महार सैनिक ब्रिटिश सेना के साथ लड़े थे और पेशवाओं को उन्होंने हरा दिया था। महार दलित सेना, उनकी वो उपलब्धि थी, तो वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और वहां पे हिंसा होती है। मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े मोदी जी के गुरु, उन दोनों पर आरोप लगाया कि उसमें वधु वुद्रक में महान योद्धा गोविंद गायकवाड़ होते हैं, उनकी समाधि पर भड़काऊ भाषण देकर हिंसा बढ़ गई। यानी मिलिंद एकबोटे वो आदमी हैं जिसने वो हिंसा अपने भाषण से भड़काई, ऐसा आरोप लगा। उनके खिलाफ FIR भी हुई थी और एक दलित युवक राहुल पाटंगले की मौत भी हुई थी। इनके खिलाफ प्रकाश अंबेडकर ने शिकायत की थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। ये लंबे समय तक फरार रहे, बाद में गिरफ्तार हुए और 2018 में सरकार बदल गई थी तो उनको जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत संबंधी सुनवाई वगैरह हुई। एल्गार परिषद का कनेक्शन पुणे के शनिवार वाड़ा में आयोजित। अब ये साहब एकबोटे साहब जो हैं, इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने जानबूझकर वो हिंसा फैलाई थी। मिलिंद एकबोटे नाम हर उस व्यक्ति को अच्छी तरह से याद है जो उस मामले को जानता है, क्योंकि दो ही आते, संभाजी भिड़े जो मोदी जी के गुरु माने जाते हैं, मोदी जी के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं। और आपको याद होगा जो अर्बन नक्सल के नाम पे बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए और उन लोगों को के ऊपर बहुत सारे देश विरोधी और देशद्रोही वाले आरोप लगाए गए, जिसमें कई लोगों को लंबे समय तक जमानत नहीं मिली। जिस मामले में खुलासा हुआ था कि सरकार की तरफ से संभवतः पेगासस का इस्तेमाल करके उनके लैपटॉप में ऐसे पत्र प्लांट किए गए थे जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश बना रहे थे और ये पूरा मामला पलट दिया गया था। जो लोग विरोध कर रहे थे संभाजी भिड़े और इन एकबोटे साहब का, वो सब जेल में जा चुके थे, ये जमानत पे छूट गए थे। अब इसको ब्रेक देते हैं, आगे हम और आएंगे, और भी कहानियां हैं। इसी तरह से दिनेश बिवाल जो हैं राजस्थान के, उनको भी CBI की जांच में गिरफ्तार किया गया। वो भी BJP और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े बताए गए हैं। आरोप है कि वो पेपर बेच रहे थे। एक केमिस्ट्री के टीचर हैं PV कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे वगैरह। मनीषा वाघमारे कुलकर्णी साहब के पास बच्चों को पकड़ के लाती थी कि वो आपको पास करा देंगे। कुलकर्णी साहब एक कोचिंग चलाते थे और कोचिंग चलाते चलाते एक स्कूल में रहे और कोचिंग चलाने के साथ साथ NTA में जो पर्चा सेट करने वाली डिपार्टमेंट था, जहां पे पर्चे सेट होते थे, आप सोचिए इन लोगों को अंदर बंद रखा जाता था, सिस्टम पूरा था और हम इनको एकदम बंकर के माहौल में रखते थे। 5-5 की टीम होती थी, एक हेड होता था, उसके अंदर में 4 होते थे। वो मैडम जो कॉलेज वाली थी वो भी इसी तरह पर्चे बनाती थी। ये सब लोग वहाँ पर्चे बनाया करते थे और जाहिर बात है जब आप पर्चे बनाओगे तो आपको कैमरा ना ले जाने दें, फोटो ना खींचने दें, कुछ भी ना करने दें। आप प्रोफेसर हो, साल भर पढ़ाते हो केमिस्ट्री, आपको पता नहीं होगा कौन कौन से सवाल हमने वहाँ पेपर में सजेस्ट किए हैं। खैर, तो ये लोग भी अलग अलग जगह से RSS से जुड़े हुए हैं। और अगर देखें तो वो जो मैडम थी, वो एकबोटे साहब के कॉलेज में जो काम करती थी, वो मैडम जिनको पर्चे सेट करने में रखा गया था, वो भी बाकायदा कोचिंग चलाया करती थी। कोचिंग माफिया को खत्म करने के बजाय कोचिंग माफिया से पर्चे सेट कराए जा रहे थे। कहानी आगे चढ़ते हैं कि अगर आप कहें कि कोई व्यक्तिगत रूप से अगर काम कर रहा है NTA के पैनल में तो कॉलेज को क्या होता पता होगा वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर कहानी आपको लग सकती है कि हाँ भाई एकबोटे साहब ठीक है, हिंदुत्ववादी नेता है वगैरह वगैरह,
माना उनका कॉलेज है, लेकिन उनके कॉलेज में काम करने वाली किसी महिला को अगर पर्चे सेट करने में रख दिया गया तो कैसे पता चलता है कि वो इनके कारण रखा गया। यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं, उन कहानियों को आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे दिखाई देंगी। तस्वीर याद कर लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान वाली। एक बोटे साहब की भाभी हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी हुई हैं। अब अगर हम आगे जाते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें पता चलती हैं। एक मनीषा गुरुनाथ मंदारे हैं और वो सीनियर बॉटनी प्रोफेसर हैं मॉडर्न कॉलेज की, इन्हीं के कॉलेज की। उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे नियुक्त किया गया था और उनको बॉटनी और जूलॉजी के पेपर सेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया था। कहानी ये है कि ये कैसे जुड़ी। दरअसल ये सारे लोग बीजेपी या आरएसएस या संघ की विचारधारा से कितना जुड़े थे ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का, जैसे कुलकर्णी साहब जो थे कोचिंग चलाते थे, लेकिन उनका फेसबुक प्रोफाइल आपको नहीं मिलेगा कि वो क्या पोस्ट करते, क्योंकि वो प्राइवेसी सेटिंग जो भी रहा होगा, लेकिन नहीं मिल रहा था। मैंने तो ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैंने एआई की मदद भी ली, नहीं मिला। अब कहानी ये आती है कि इन लोगों की नियुक्ति किस आधार पे होती है, क्या नियुक्ति फेयर होती है? तो मैं ये कहूँगा कि नियुक्ति को फेयर नहीं माना गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया को फेयर नहीं माना गया था। उसके बावजूद इस केंद्र सरकार इस नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखे हुए थे। एक कमेटी बनाई गई थी इससे पहले का, जब एनटीए में कांड हुआ, 2024 का कांड। एनटीए मतलब कांड वाली संस्था। मोदी जी ने इसको अपने हाथों से गढ़ गढ़ के बनाया है और ये मोदी जी की इज्जत उतनी ही दनादन बढ़ा रही है। अब आते हैं के राधाकृष्णन कमेटी पे। एक कमेटी बनाई गई नीट के यूजी एग्जाम जो इस बार लीक हुए हैं, उसके 2024 में पेपर लीक हुए और वहाँ पर एक ग्रेस मार्क्स विवाद भी हुआ। आपको याद होगा, एक कॉलेज के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे और ग्रेस मार्क्स दे दिए गए कि नहीं साहब, इनको टाइम नहीं मिला पर्चा देने का। इस चक्कर में सैकड़ों बच्चों को 100 में से 100 नंबर मिल गए। 824 कुछ नंबर थे, पूरे के पूरे मिल गए। विवाद हुआ कि भैया इनको कैसे मिल गए, तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों से कहा या तो तुम दोबारा एग्जाम दो या फिर ग्रेस मार्क्स के बगैर जो नंबर मिलने वाले उन नंबरों को मान लो। ये घोटाला निकला। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई कि वे एक कमेटी बनाओ, ये गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, कभी पर्चा लीक हो रहा है, कभी ये हो रहा है। तो राधाकृष्णन कमेटी बनाई। उस कमेटी ने इस पूरे मामले में कुछ समीक्षा की, जिसमें उसको एनटीए के काम करने के तरीके, उसका सिस्टम, इस सबको चेक करना था। परीक्षा के प्रोसेस में सुधार करना था, सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। नीट, सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं को लीक प्रूफ और फेयर बनाने के उपाय बताने थे। और उसमें स्टेक होल्डर्स के, स्टूडेंट, पेरेंट्स वगैरह के मिला के 37,000 रिस्पॉन्स आए थे। कितनी सीरियस एक्सरसाइज हो रही थी। और ये रिस्पॉन्स होने के बाद अक्टूबर 24 ने इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 95 से 101 सिफारिशें थी। अब उन सिफारिशों का क्या हुआ, इससे अंदाजा लगाइए। मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि उन सिफारिशों में था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाए। पेपर लीक के लिए तमाम सारी चीज़ों को ठीक किया गया है। जैसे इसके ट्रांसपोर्ट किया नहीं गया, सिफारिश की गई इसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक करो, स्टोरेज ठीक करो और ह्यूमन हैंडलिंग को कम से कम करो। और यहाँ जो ह्यूमन हैंडलिंग का एस्पेक्ट है ये बड़ी बात करता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट चुनते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट आप चुनते हैं, जो पर्चे बनाते हैं, उनके चुनाव के लिए फिक्स एसओपीज बनाओ, एक खास व्यवस्था बनाओ कि इसी तरीके से चुने जाएंगे। 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो या लॉटरी सिस्टम हो, कुछ हो डिस्क्रेशनरी ना हो। और यह हुआ कि बाकायदा उसके बावजूद ये डिस्क्रिशनरी बना दिया गया। 720 में से 720 नंबर मिले थे और बहुत सारे बच्चों को 718, 719, एक ही कॉलेज के बच्चों को बहुत सारे मिल गए। बोले इनका टाइम खराब हुआ है कुछ कंप्यूटर की गड़बड़ी के कारण, इसलिए हम इनको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। उस चक्कर में पूरा रायता हो गया था। खैर, अब उसने जो तरीका बताया था उसकी जगह ये अपने तरीके से काम करते रहे। अब ये अपने तरीके से कैसे काम करते हैं, यहां आपको पता चलेगा कि यलगार परिषद वाले को अगर चुन लिया गया था तो ये चुना जा सकता था, जिसको चाहो चुना जा सकता था। हमें नहीं पता
कि सब्जेक्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी के लोग पर्चे बना रहे थे उसमें कितने लोग आरएसएस या हिंदूवादी इकोसिस्टम के जुड़े हुए थे हम नहीं जानते हैं। पर चूंकि वो गुप्त हैं, किसी को बताए नहीं जा सकते, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, 10-15 नाम कहीं से पता भी कर लूँ, मैं बता दूँ तो पता चला कि मैं नप जाऊंगा। खैर, एनटीए के पास जो इंटरनल डाटाबेस है, ये डाटाबेस बनाने का सिस्टम क्या है कोई पता नहीं, बस कुछ टीचरों की लिस्ट है, उसमें से देश भर के यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर्स के नाम हैं और उनके पुराना परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस को देखते हुए ये करते हैं। नॉमिनेशन भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ आ सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, भैया हमारे इस साहब को रख लो। अब ये पता करना पड़ेगा कि क्या एकबोटे साहब के कॉलेज ने नॉमिनेशन या रिकमेंडेशन दिया था या मैडम को इन्होंने अपने आप चुन लिया था। लेकिन खुद सीनियर फैकल्टी को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं और फाइनल सिलेक्शन का जो आधार बताया गया है उसके आधार पर एक अधिकारियों की कमेटी होती है, वो टीचिंग बैकग्राउंड वगैरह देख के चुन लेते हैं कौन बेहतर लगेगा किस सब्जेक्ट में, उसको बना दो। यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इच्छा और मर्जी शामिल है, उनको जो अच्छा लगेगा उसको बना देंगे। और यही नियम खत्म करने के लिए जो राधा कृष्णन कमेटी थी उसने कहा था इसको खत्म करो, 24 के घोटाले के बाद खत्म कर देना चाहिए था, 26 आ गया, इस सिस्टम को इन्होंने खत्म नहीं किया, राधा कृष्णन कमेटी की बात नहीं मानी और नतीजा ये हुआ कि जो पीवी कुलकर्णी साहब थे ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे जिनका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उनको बार बार 5 साल से उस आदमी को पर्चे बनाने के काम पे लगाया जा रहा था। और वो आदमी कोचिंग चलाता है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उसको लगा दिया 5 बार लगाता पर्चे बनाने के काम पे। क्या स्क्रूटनी कर रहा था एनटीए। और ये एनटीए बनाया, मैंने बताया ये मुजस्समा इसलिए बनाया गया है कि पूरे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, ये मेरी राय है, इसका भगवाकरण कर दिया जाए। इसके साथ साथ मनीषा बंधारे वो भी निजी कोचिंग चला रही थी और एनटीए के पैनल में इनको शामिल किया गया। इससे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला क्या हो सकता है। कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई और ये बावजूद उसके कि हर साल कोई ना कोई कांड एनटीए का निकल के आता है, उसके बावजूद ये चल रहा था। यानी एनटीए के अंदर पूरी तरह से इस बात का स्कोप रखा गया है कि कहाँ क्या खेल करना है कर दिया जाए। अब वक्त आ गया है कि इसकी एक तो जांच सीबीआई तो कर ही रही है, लेकिन सीबीआई की प्रतिष्ठा आप जानते हैं दांव पे लगी है, उसको पिंजरे का तोता तक बता दिया गया है। ऐसे में आप अगर आंख बंद करके सीबीआई पे भरोसा करते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। इसकी होनी चाहिए बढ़िया से जांच, कोई एक बढ़िया जुडिशियल कमेटी बनाई जाए या फिर इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी से करा दी जाए। उस जांच के अंदर ये पता चलना चाहिए कि जब से एनटीए बना है कितने लोग पेपर सेट कर रहे हैं, उनमें कितने लोगों का हिंदूवादी इकोसिस्टम से संबंध रहा है, कितने लोग एबीवीपी वाले रहे हैं, कितने आरएसएस वाले रहे हैं, कितने एकबोटे साहब टाइप के सर्किल से आए हैं, क्योंकि एकबोटे साहब का इसका संबंध सीधे मंत्री जी के है ना, प्रिंसिपल साहिबा का, जिनके कॉलेज की एक महिला पेपर लीक में गिरफ्तार हुई है। तो जब ये पता लगेगा तब आपको पता चलेगी पूरी कहानी। अभी हम पूरी कहानी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है, जानकारी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। तो क्या करना है, सरकार को जांच करके निकालनी चाहिए, सामने नाम आना चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो भगवाकरण का पैटर्न था, अब आप सोचिए, इसको ऐसे समझिए, डॉक्टर कौन बनेगा। ये जो कुलकर्णी साहब हैं या ये जो एकबोटे साहब के कॉलेज की मैडम हैं, ये बच्चों को ले जाके अकेले में अपने अपने बच्चों को अगर क्वेश्चन बता देते, यही किया इन्होंने ना, बच्चों को संभावित क्वेश्चन लिखवाए गए, उनको लिखवाने के साथ साथ उनको रिमाइंड कराया गया और वो नंबर उनको बाकायदा जब टेलीग्राम वगैरह के जरिए वो नंबर ही सर्कुलेट हुए हैं, तो जो नंबर उनको बताए गए वो अपना समझ के बताए गए। आप सपोज कीजिए एक आरएसएस समर्थित या बीजेपी समर्पित या एबीवीपी समर्थित कोई व्यक्ति जिसका धर्मेंद्र प्रधान से संबंध हो या गडकरी जी से या फटकरे जी से, बहुत सारे जितने लोग होते हैं उनसे संबंध हो, और वो आदमी एनटीए में जाके सेट हो गया और एनटीए से पेपर पता करके ला रहा है और अपने अपने लोगों को बता रहा है, बेटा शाखा में आता है ना मेरा साथी है, जा पास हो जा, तू ये पेपर दे, तू डॉक्टर बन जाएगा। और ये इसलिए भी लगता है कि हमने लंबे समय से देखा है कि कैसे
पूरे मीडिया हाउसेस का इकोसिस्टम बदला गया, कैसे जुडिशरी में एक खास विचारधारा के लोग घुसते गए। तो ये हो सकता है, जैसे वो लोग कहते हैं ना यूपीएससी जिहाद, वो तो एक काल्पनिक कंसेप्ट था, लेकिन यहाँ तो ये सीधे सीधे एक उस तरह का मामला हो गया ना कि भाई हम सब जगह इन्हीं को भर देंगे। पहले तो आप पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे बना रहे हो, राज्यों की, जो कल मैंने बनाया, उसके बाद में इस तरह की बातें। तो ये बहुत सारी चीज़ें बड़े सारे सवाल खड़े करती हैं। किसी भी सवाल को कंक्लूसिवली कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। ये हमने आपके सामने वो सारी के सारे सर्कमस्टांसेस रखे हैं जो इस केस में सामने आए हैं। वो एक इशारा करते हैं जिसमें साफ साफ दिखता है कि कोचिंग करने वालों को ये काम दे दिया गया, और क्यों दिया गया होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जज साहब का लड़का चोरी करते पकड़ा जाए और जज साहब के पास ही मुकदमा आ जाए तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। और फिर उन्होंने बाकायदा वहां से आके, ये आशंका भी नहीं है, ये तो पक्का कंफर्म है ना कि उस आदमी ने कोचिंग चलाता था, उसको रखा, उसने आके पर्चा अपने कोचिंग में लीक कराया, खास बच्चों को घर पे बुला के बताया। तो इससे ज्यादा सिद्ध केस भी कोई नहीं हो सकता, पर यह सिद्ध सही में जांच से होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, दबा के शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।